नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग कक्षा 9वीं के विज्ञान के अंतर्गत एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। यानी कौन कौन से वे कारण हैं जिसमें हम बीमार पड़ते हैं। तो हम स्वस्थ रहें उसमें सबसे बड़ा रोल एक जैसे संतुलित आहार, और बीमार हम ना पड़ें उसका और क्या कारण होता है? व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य और व्यायाम हमारा करना, और फिर नशा नहीं करना। तो बच्चों इन सब को भी नहीं, सबसे पहले आते हैं संतुलित आहार। बच्चों, ये संतुलित आहार क्या है? यानी वैसा आहार जिसमें व्यक्ति की ज़रूरत के अनुसार, बच्चों मैं यहाँ जोर दे रही हूँ व्यक्ति की ज़रूरत के अनुसार, व्यक्ति की ज़रूरत के अनुसार लिए गए भोजन में उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और मिनरल्स उचित मात्रा में उपलब्ध हों। यानी अगर किसी की ज़रूरत के अनुसार ये उचित मात्रा में उपलब्ध हैं तो ऐसे आहार को संतुलित आहार कहेंगे। बच्चों मैंने यहाँ जोड़ा था व्यक्ति की ज़रूरत के अनुसार, क्योंकि ज़रूरत अलग अलग होगी तो उनके संतुलित आहार भी अलग अलग होंगे। जैसे एक ग्रोइंग चाइल्ड है तो उसको प्रोटीन रिच डाइट ज़्यादा चाहिए, एक बीमार व्यक्ति है उसकी डाइट अलग होगी, एक एथलीट की डाइट अलग है, एक कॉमन पीपल की डाइट अलग है, बूढ़े का अलग, बच्चे का अलग, बड़ों का अलग। उम्र के अनुसार भी संतुलित आहार बदलते हैं, आपके वर्क के अनुसार संतुलित। अब जैसे एक मजदूर कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ज़्यादा लेगा, लेकिन जो एक आदमी ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, अगर मजदूर इतना ही अगर वो कार्बोहाइड्रेट लेता है तो क्या होगा? वह उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, वो बीमार हो सकता है, उसको मोटापे का प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए मैंने जोड़ा व्यक्ति की ज़रूरत के अनुसार। यानी जब आप परिभाषाओं को ऐसे लिखें तो ऐसे छोटे शब्दों का ध्यान ज़रूर लिखें, तब वो थोड़ा कंप्लीट माना जा सकता है। तो क्या है संतुलित आहार? व्यक्ति की ज़रूरत के अनुसार उचित मात्रा में किसी भी भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स की जब उचित मात्रा मौजूद हो तो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। अब बच्चों इसी संतुलित आहार में एक आता है, जैसे अभी मैंने बोला, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट किससे किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो H2O का जो फॉर्मूला होता है उसी के रेशियो में ये मौजूद रहते हैं, इसीलिए नाम भी देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। ये हमारे हम इसको बच्चों कार्बोहाइड्रेट हम लोग ज़्यादातर क्यों लेते हैं? क्योंकि किसी भी व्यक्ति या कह सकते हैं किसी भी जीव में कार्बोहाइड्रेट का कोई भी रूप हो हमारे शरीर में मुख्यतः ऊर्जा देने का काम यही करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट हम जो भी लेते हैं, चाहे पौधे लेते हैं, जीव जंतु लेते हैं, ये हमें ऊर्जा देने का काम है। साथ साथ ऊर्जा तो और भी ऊर्जा हमें प्रोटीन से भी मिलता है, सबसे ज़्यादा वसा से मिलता है, पर उसको तोड़ने का और हमारे शरीर में अवशोषित करने की प्रक्रिया अलग है। कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट चीपेस्ट और रिचेस्ट सोर्स है, सस्ता है, आसानी से उपलब्ध है, हर लेवल के व्यक्ति को, गरीब को, अमीर को, सबको मिल सकता है। यानी रोटी तो सबके पास उपलब्ध है ना, रोटी की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है पर है तो सभी को उपलब्ध। यानी ये कार्बोहाइड्रेट, और साथ साथ क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट का ईजिली ब्रेकडाउन होता है हमारे शरीर में। किस में? जब ये कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो किस में टूटता है? ग्लूकोज में। तो आसानी से टूटता है, इसके ब्रेकडाउन का प्रोसेस शरीर में आसान है, इसलिए ये तुरंत हमें एनर्जी देता है।
अब बच्चों आते हैं कार्बोहाइड्रेट को। हम लोगों ने जैसे पढ़ा है कई टाइप के कार्बोहाइड्रेट हैं जो कॉमन, जैसे आप लोगों ने कोशिका में पढ़ा है। तो कोशिका में क्या है कार्बोहाइड्रेट? पादप कोशिका में किस रूप में रहता है? यह स्टार्च के फॉर्म में रहता है ना। पादप कोशिका में आपने पहले ही जीवन की मौलिक इकाई में आप लोगों ने पढ़ा है, स्टार्च के रूप में रहता है। और जंतु कोशिका में किस रूप में रहता है? सही, ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। यानी ये दोनों क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट के ही एक टाइप हैं। ये दोनों क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट के ही एक रूप हैं, अलग अलग। यानी ये जो है ग्लूकोज अलग अलग तरीके से जुड़ करके स्टार्च का निर्माण करता है। जैसे कॉमन हम लोग जो चीनी यूज करते हैं बच्चों, ये चीनी में ग्लूकोज के क्या रहते हैं? ग्लूकोज के कितने रहते हैं अणु? 2 अणु रहते हैं ग्लूकोज के। यानी 2 ग्लूकोज के कंपोनेंट मिलकर के शुगर के एक मॉलिक्यूल का, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर के शुगर के एक अणु का निर्माण करते हैं। यानी जब एक शुगर टूटेगा तो वो 2 ग्लूकोज में के मॉलिक्यूल में टूटेगा। उसी तरह स्टार्च भी लंबा चेन है ग्लूकोज का, 6C एस्टेन O5 और N। यानी इस तरीके से ये लंबा चेन है स्टार्च और ये जुड़ता जाता है। बच्चों हम लोग ऐसे कई भोज्य पदार्थ पढ़े हैं जिसमें किसी में चीनी होता है, यानी सुक्रोज की मात्रा, ग्लूकोज डिफरेंट टाइप के होते हैं, और कुछ भोज्य पदार्थों में स्टार्च होते हैं। तो जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं जिसमें कि स्टार्च मौजूद होते हैं और किसमें चीनी मौजूद होते हैं। बच्चों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ कुछ स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट है और कुछ शुगर जिसमें मौजूद हो वैसे कार्बोहाइड्रेट हैं। जैसे ब्रेड है, पोटैटो आलू जिसे कहते हैं, चावल है। बच्चों यहाँ एक पल्सेज दिया हुआ है, आपको जानना है कि क्या पल्सेज में आप स्टार्च होते हैं या सिर्फ इसमें प्रोटीन होते हैं, क्योंकि पल्सेज को ज़्यादातर हम लोग जानते हैं किसके लिए? प्रोटीन के लिए। तो ये आपके लिए जानबूझकर ऐड किया गया है कि अभी बाद में बताएंगे कि ये पल्सेज में स्टार्च होता है या नहीं, आप इसकी जांच भी कर सकते हैं। अब आता है शुगर, जो नेचुरली हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपलब्ध होते हैं या जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्रूट शुगर, जैसे जिस फ्रूट्स में भी, जो भी फल खाने में हमें मीठा लगता है तो उसमें कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है। जैसे यहाँ एक फल दिया गया, इसमें फ्रूट शुगर है, तो क्या है ये? फ्रुक्टोज है। हम लोग ज़्यादातर टेबल शुगर यानी चीनी जिसको हम लोग कहते हैं, साइंस की भाषा में इसे सुक्रोज कहते हैं। तो ये चीनी है आपका। हनी यानी मध भी खाने में हम लोग देखते ही हैं कि मीठा लगता है, दूध भी पीने में मीठा लगता है, तो दूध में लैक्टोज शुगर है। बिस्किट में भी, मतलब कहने का मतलब कि हम किसी न किसी कार्बोहाइड्रेट को मिला करके, जनरली शुगर ही यूज होता है, इस्तेमाल होता है। अनस्वीटेंड फ्रूट जूस, अनस्वीटेंड टर्म यहाँ यूज किया गया है बच्चों, ध्यान दीजिए। अनस्वीटेंड मतलब जो भी इस ग्लास में जूस रखा गया है वो अगर देखने से जैसे महसूस हो रहा है कि ये आम का है, मेंशन नहीं है, तो कहने का अभिप्राय है अनस्वीटेंड कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी स्वीटनिंग मटेरियल यानी न हनी न शुगर मिलाया गया है, बस इसमें फ्रूट का जूस निकाल के रखा गया है। उस फ्रूट में खुद का भी कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, किसी टाइप का ग्लूकोज मौजूद होता है। जैसे यहाँ फ्रुक्टोज, लैक्टोज, या फिर हम लोग गर्मियों के दिनों में इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज। तो आप महसूस करिए या देखिए कि चीनी घोल के एक गिलास में पीते हैं कभी, देखिए, या एक गिलास में 1 चम्मच ग्लूकोज घोल के देखिए, और जब थके हारे होते हैं तो आप देखिए कि किससे जल्दी आपको एनर्जी मिलती है।
और अगर जिससे जल्दी मिलती है तो क्यों मिलती है। जैसे मैंने खुद करके ये एक्सपेरिमेंट देखा है। बच्चों, आप स्क्रीन पर देख चुके कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों को, स्टार्ची फूड को और शुगर युक्त भोज्य पदार्थों को, दोनों को आपने देखा। जैसे अभी मैं बता रही हूँ कि जैसे मैं जब चीनी घोल करके पीती हूँ और कभी ग्लूकोज घोल कर पीती हूँ, तो जैसे ग्लूकोज घोल करके पीने से हमें तुरंत एनर्जी मिलती है चीनी की तुलना में। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था कि ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, यानी कार्बोहाइड्रेट जब टूटता ही है तो पाचन के बाद तो वो ग्लूकोज में टूटता है। और चीनी क्या है? ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसमें? 2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। यानी चीनी फिर टूटेगा पाचन के बाद ग्लूकोज में, फिर हमारी छोटी आंत के द्वारा अवशोषित होगा, तब एनर्जी देगा। और ग्लूकोज क्या है? सीधे, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो हमारे छोटी आंत में जाता है और अवशोषित होकर ब्लड के द्वारा शरीर के विभिन्न भाग में पहुंचता है। इसलिए ग्लूकोज से हमें एनर्जी जल्दी मिलती है। और स्टार्च तो मैंने अभी बताया भी था आप लोगों को कि एक लंबा चेन है कार्बोहाइड्रेट का, तो स्टार्च आसानी से नहीं टूटता है। अब बच्चों, मैंने आपको शुगर युक्त और स्टार्च युक्त दोनों प्रकार के भोजन को मैंने यहाँ दिखाया। क्या हम लोग इसको टेस्ट करके या किसी गतिविधि से भी जान सकते हैं कि किस फूड मटेरियल में स्टार्च है, किस फूड मटेरियल में स्टार्च नहीं है? बच्चों, मैंने स्क्रीन पे अभी जितने तरह के पदार्थ दिखाए है वो ज़्यादातर हमारे पास आसानी से उपलब्ध होते हैं। फ्रूट जूस, चीनी, आलू, पल्सेस, चावल, ब्रेड, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो आसानी से उपलब्ध हैं हमारे आसपास। तो चलिए करते हैं एक गतिविधि और जानते हैं कि किन किन भोज्य पदार्थों में स्टार्च मौजूद है या नहीं। एक एक करके सबको टेस्ट करेंगे, सबको जांचेंगे और नोट करेंगे। बच्चों, आप लोग नोट करेंगे, कहने का मतलब कि आप एक सारणी बनाएंगे। इधर लिखेंगे भोज्य पदार्थ या फूड लिखेंगे सीधे, और इधर स्टार्च की उपस्थिति की जांच। और अपने तरीके से आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ एक एक करके, जैसे चीनी आपने लिखा, अब टेस्ट करके देखिए। आलू लिखा तो आलू लिखिए। चावल को आप 2 तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। एक चावल को बॉयल करके उसका माड़ निकालिए, और एक है चावल को कुछ देर पानी में छोड़ के देखिए। यानी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप खुद क्यूरियस बने, खुद से कैसे टेस्ट कर सकते हैं। उसको बॉयल करके करेंगे कि उसे कुछ देर पानी में छोड़ के करेंगे, या दोनों तरीके से करने पे टेस्ट में क्या कोई परिवर्तन आता है? क्या कोई टेस्ट देता है, कोई नहीं देता। कि विज्ञान यही तो कहता है कि आपको जो महसूस हो उसे वैसे करके देखें, निरीक्षण करें, अवलोकन करें और फिर खुद से एक रिजल्ट पे पहुँचे। क्योंकि जब भी हम निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं, गतिविधि करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो किसी न किसी एक निश्चित कह सकते हैं कि एक रिजल्ट पे पहुँचते हैं। या तो हाँ पे पहुँचते हैं या ना पे पहुँचते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई रिजल्ट नहीं देता, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसे बच्चों कई भोज्य पदार्थ को लीजिए और स्वयं से भी टेस्ट कीजिए। और चलिए आपको ये एक गतिविधि करके दिखाते हैं कि कैसे हम लोग अपने आसपास जो मौजूद है भोज्य पदार्थ, किस में स्टार्च है और किस में नहीं है। तो चलिए करते हैं एक गतिविधि। बच्चों, हम लोग खाद्य पदार्थों के बारे में तो सुने भी हैं। कक्षा 9वीं में खाद्य पदार्थ पौधों एवं जंतु से हम कैसे प्राप्त करते हैं पढ़ना भी है। इसी खाद्य पदार्थ में स्टार्च भी मौजूद रहता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जिसे हम लोग जानते हैं।
एक खाद्य पदार्थ के जो कुछ न्यूट्रिएंट है उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है। तो स्टार्च किन किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है या मौजूद रहता है, आज इसी स्टार्च की मौजूदगी की हम लोग परीक्षण करने जा रहे हैं। किन किन खाद्य पदार्थों में स्टार्च पाए जाते हैं, आज उसी का हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं और देखते हैं कि किन में यह मौजूद रहता है। इसके लिए बच्चों मैंने यहाँ कुछ खाद्य सामग्री को लिया है। चलिए देखते हैं एक एक करके उन सारी खाद्य सामग्री को जिसको कि मैंने यहाँ परीक्षण करने के लिए लिया है। जैसे बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं कि ये आलू है। आलू के पतले पतले चिप्स काट करके हमने यहाँ वॉच ग्लास में रखा है। दूसरा मैंने बच्चों यहाँ चीनी लिया है और एक वॉच ग्लास में ग्लूकोज को लिया है। बच्चों इस बीकर में आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि नीचे में आपको नज़र आ रहा होगा कि भीगा हुआ चावल है, यानी चावल में पानी डालकर 2-3 घंटे पहले इसे रख दिया गया है कि इससे चावल से घुल करके कुछ तो मटेरियल आया होगा। इसीलिए क्या देख रहे हैं आप, पानी थोड़ा धुंधला हो गया है। इस पानी जैसा क्लियर नहीं है, इस पानी और इस पानी में थोड़ा अंतर दिख रहा है। और ये जो एक और बीकर में है, इसमें चावल को आप लोग घर में बॉयल करते हैं, जिसे हम लोग बॉयल्ड राइस खाते भी हैं। तो इसमें बॉयल्ड राइस का पानी रखा हुआ है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग माड़ कहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके अब हम लोग सब में टेस्ट करके देखते हैं। और साथ ही साथ बच्चों यहाँ रखा हुआ है आपको आयोडीन सॉल्यूशन। हम लोग सभी जानते हैं कि अगर स्टार्च होगा तो कैसा कलर देगा, ब्लू ब्लैक कलर देगा। तो आयोडीन के द्वारा खाद्य पदार्थों में मौजूद स्टार्च के टेस्ट को हम लोग करेंगे। और कुछ परखनली भी हम लोग रखे हैं, ड्रॉपर भी रखे हैं। अब चलिए करके देखते हैं कि किस किस खाद्य पदार्थ में स्टार्च मौजूद है। बच्चों सबसे पहले हम लोग इस बॉइल्ड राइस के पानी को लेंगे, जिसे कि माड़ भी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब में हम लोग डाल रहे हैं, थोड़ा इतना लिए हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। और इस ड्रॉपर की सहायता से हम लोग बूंद बूंद करके परख नली में आयोडीन देखिए डाल रहे हैं। बच्चों जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, कैसा कलर है ये, मुझे तो ब्लू ब्लैक दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है। यानी ये चावल के पानी में स्टार्च, ब्लू ब्लैक कलर देने का मतलब क्या हो गया कि इसमें स्टार्च मौजूद है। चलिए अब बॉयल किए तब तो इसके पानी में है, लेकिन पानी जो हम चावल जो फुलाए हैं, सिर्फ इसको बॉयल नहीं किए हैं। तो देखते हैं इस चावल के पानी में जो 2-3 घंटे पहले भिगो के रखा गया है, इसमें टेस्ट आता है या नहीं आता है। तो चलिए लेते हैं इसका भी थोड़ा सा पानी का अमाउंट और टेस्ट करते हैं कि इसमें शो करता है या नहीं। बच्चों देखिए ये भी ब्लू ब्लैक कलर में परिवर्तित हो गया, पर क्योंकि ये बॉयल नहीं किया गया है तो दोनों के कलर में बस, क्योंकि स्टार्च की इसमें सिर्फ भिगोने के कारण चावल से आया है, तो थोड़ा सा ब्लू ब्लैक कलर में अंतर है। ये ज़्यादा ब्लैक है बॉयल वाटर में, माड़ में, और जो भिगो करके चावल रखा गया उसमें कम है, जो आपको दूर से भी इसमें फ़र्क दिख रहा होगा। अब आते हैं, 2 में तो टेस्ट कर लिया, अब आते हैं इस ग्लूकोज को हम लोग पानी में घुलाते हैं।
तो थोड़ा सा ग्लूकोज की मात्रा बच्चों हम लोग टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। और ये पानी इससे हम लोग डालेंगे। और इसे थोड़ा देर हिलाएंगे ताकि ये ग्लूकोज अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। करीब करीब दिख रहा है कि ये डिज़ोल्व हो गया है, तो हम लोग इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देखते हैं कि ये टेस्ट देता है या नहीं। बच्चों अगर तुरंत रिज़ल्ट ना मिले तो हम लोग थोड़ी देर उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाल के भी छोड़ेंगे। ठीक है, ये ग्लूकोज है, जैसे इसमें हम लोगों ने डाला है। ऐसे तो टेस्ट में रंग में परिवर्तन नहीं आया है, पर थोड़ी देर हम लोग वेट कर लेते हैं और तब तक दूसरे एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरे वॉच ग्लास में रखे मटेरियल का टेस्ट करते हैं। इसको अभी हम लोग रख देते हैं, फिर फाइनल बाद में देखेंगे कि किसमें परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। अब आते हैं ग्लूकोज को तो देखे, और चीनी जो आराम से हम लोगों के घर में सब जगह उपलब्ध रहता है उसको लेते हैं। आप लोगों को जैसे सुविधा हो थोड़ी चीनी इसमें टेस्ट ट्यूब में आप लोग डालें अपनी सुविधा अनुसार। उस समय आपके पास जो भी मौजूद हो डालने के लिए, छोटा स्पून हो, स्पैचुला हो, जो भी हो। थोड़ी चीनी घुली होगी अब तक, क्योंकि चीनी के दाने थोड़े बड़े हैं तो हो सकता है घुलने में थोड़ा समय लगेगा। हम लोग डाल करके देखते हैं कि इसमें टेस्ट आता है या नहीं। और बच्चों तब तक हम लोग बढ़ते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट की ओर। बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं कि इस आलू के पतले पतले चिप्स मैंने काट करके रखे हुए हैं। तो इस आलू पे भी डालेंगे आयोडीन का सॉल्यूशन और उस चिप्स पे भी। चिप्स इसलिए मैंने काटा है कि थोड़ा हो सकता है रिज़ल्ट मिलने में आसानी हो जाए, तो मैं इस पे भी इसके ड्रॉप्स डाल रही हूँ। और क्योंकि इस पे थोड़ा हम लोगों को वेट करना होगा कि कितनी देर में परिवर्तन होता है या नहीं होता है। बच्चों अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या हमें परिणाम मिले हैं। अब जैसे आलू को ही हम लोग देख पा रहे हैं, चिप्स में भी ब्लू ब्लैक कलर आया है और आलू में भी हम लोगों को साफ दिख रहा है, यानी आलू में स्टार्च मौजूद होते हैं। इसके बाद इस टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने क्या रखा था,
चीनी। तो इसमें बहुत हल्का सा इसके कलर में परिवर्तन हुआ है ना बच्चों, बहुत हल्का परिवर्तन हमें दिख रहा है। ऐसे चीनी अभी इसमें ठीक से घुला भी नहीं है, हो सकता है कि और बेहतर परिणाम हमें थोड़ी देर में मिले। इसमें बच्चों देखिए कि ग्लूकोज जिसमें हमने घोला था, अभी भी टेस्ट ट्यूब के बाहरी दीवारों पे ग्लूकोज लगा हुआ है, जिससे हमें ये भी पता चल रहा है कि इसमें ग्लूकोज ही हम लोगों ने घोला था। इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, यानी ग्लूकोज में स्टार्च का टेस्ट नहीं शो किया। अब आते हैं, ये जो चावल फुलाया हुआ पानी था, इसमें भी स्टार्च शो कर रहा है, और यहाँ जो माड़ था उसमें तो स्टार्च का कलर आ ही रहा है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, जो खाद्य सामग्री हम लोगों ने लिया था, आलू, चीनी, ग्लूकोज, चावल, चावल का माड़, तो इसमें से 3 में जो है आपको चीनी, आलू, चावल के पानी और माड़ में स्टार्च की उपस्थिति दर्शाया है, यानी इन दिए गए खाद्य पदार्थों में स्टार्च हैं। बच्चों, ऐसे ही और कई खाद्य पदार्थों को आपके घर में, आपके आसपास मौजूद हैं, उनके घोल तैयार कीजिए, चाहे उबाल के हो या फुला के हो, उबाल के हो या फुला करके हो या घोल करके हो, तैयार कीजिए और आयोडीन के द्वारा टेस्ट करके देखिए कि किन किन ऐसे पदार्थों में स्टार्च मौजूद हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट तो हैं पर स्टार्च उनमें नहीं है। बच्चों, मैं समझती हूँ कि ये गतिविधि आपको काफ़ी रोचक लगी होगी। ऐसी गतिविधियों को करने से विज्ञान रुचिकर बनता है, और जब रिजल्ट हमारे सामने स्वतः आते हैं तो हम लोगों को साथ साथ ये याद भी रहते हैं, जैसे स्टार्च किस में मौजूद है, किस में नहीं मौजूद है। अब इसे हमें याद नहीं करना होगा, हमें देख करके, क्योंकि किए हैं गतिविधि, तो वो तस्वीर हमारे दिमाग में बनी रहेगी कि अरे आलू में तो एक्सपेरिमेंट किए थे, आलू काला हो गया था, तो ये याद रहेगा। चीनी के घोल में जब आयोडीन सॉल्यूशन डाले थे तो वो काला हो गया था, माड़ में डाले थे काला हो गया था, तो ये याद रहेगा। और कभी भी ऐसे अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो हम जवाब देने में समर्थ होंगे। तो करते रहिए ऐसी ही छोटी छोटी गतिविधि, और विज्ञान को रुचिकर बनाकर पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।